सम्यक यात्रा के दौरान सीहोर जिले के आष्टा में क्षेत्र के समन्वयक डॉक्टर हेमंत वर्मा द्वारा आयोजित समग्र कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं से आग्रह किया कि यह बेरोजगारी के मूल कारणों को समझें तथा संगठित होकर बेरोजगारी के मूल को प्राप्त कर संभावनाओं की ओर अग्रसर होते हुए नव क्रांति को प्राप्त करें। बेरोजगारी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हाँ, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि युवा शक्ति संगठन हुई तो उन नीतियों को पलटना आसान हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव, बल बहादुर सिंह, हेमंत वर्मा, विनीत सिंघी, रमेश मुकाती ने भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश परमार, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ठाकुर, प्रसाद वर्मा पहलास। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश परमार, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ठाकुर, प्रसाद वर्मा, पहलास सिंह, एडवोकेट भगत सिंह वर्मा, राशिद नेता कमल सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह बावड़ी, अरविंद सिंह सहित विश्राम सिंह ठाकुर, भोलू सिंह ठाकुर सहित अनेकों युवाओं की उपस्थिति रही। बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, ये सम्यक अभियान ये परिवर्तन के बयार को लेकर के चल रहा है। इस परिवर्तन के बयार में युवाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, उस दर्द को लेकर के हमारे परम पूज्य भास्कर राव रोकड़े जी ने पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को गति दिया है। और अभी मध्य प्रदेश में हमारी ये यात्रा लगातार 1 नवंबर से बरेली से प्रारंभ हुई है। बरेली से सिलवानी, विदिशा, सीहोर होते हुए आज आष्टा में ये हमारी यात्रा के गति के क्रम में ये यहाँ पर शुरू है। इस यात्रा के माध्यम से युवाओं के बीच जन जागरूकता, बेरोजगारी की समस्या, उसका समाधान, ये परिवर्तन कैसे होगा, हम अपने अधिकार को किस स्तर पर ले सकते हैं, इसके लिए ये जन जागरण अभियान इस प्रदेश में अनवरत ये 45 दिवस तक चलने वाली यात्रा है। मैं इस सम्यक अभियान के लिए अपने परम सम्माननीय प्रदेश समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो इस मंच पर आकर सम्यक यात्रा के बारे में अपनी प्रस्तावना रखें और जो हमारे बीच सम्मानित मां शक्ति युवा प्रतिष्ठित जन है, उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपने इस प्रस्ताव को सामने रखें। माननीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। आज आस्था के इस पवित्र भूमि पर सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में के मुख्य मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, मंचासी आदरणीय बल बहादुर सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर हेमंत वर्मा जी, आदरणीय कैलाश परमार जी, आदरणीय मेहरबान सिंह जी, आदरणीय विनीत सिंह जी, आदरणीय रमेश वर्मा जी, आदरणीय ठाकुर प्रसाद वर्मा जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह एडवोकेट जी, भागवत सिंह जी, रशीद जी, आदरणीय कमल सिंह जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, आदरणीय अरविंद सिंह जी,
और हमारे साथ सम्यक यात्रा में हमारे जो रीवा के जो कोऑर्डिनेटर आदरणीय रघुवंश पांडे जी, आदरणीय शहडोल से हमारे साथ में चल रहे राजेश मानव जी, अंकित पांडे जी और मंचासीन ऐसे बुजुर्ग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनको भी मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए जो इस कार्यक्रम का उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे बीच में हैं, उनका सबका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और अपने युवा साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। सम्यक अभियान क्या है, मैं इस पे आपसे बात करूंगा और इसके बात शुरू करने से पहले जो इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। चूंकि आदरणीय रोकड़े जी विचारक हैं, चिंतक हैं और हिंदुस्तान की ढेर सारी जो पत्र पत्रिकाएं हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे, उनके संपादन का काम किया है और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक हैं। 30 से ज्यादा किताबें उन्होंने खुद भी लिखी हैं और समाज को हमेशा नई दिशा देने के लिए प्रेरित करने का काम किया उन्होंने। समाज की कोई भी समस्या हो, चाहे एजुकेशन की बात रही हो, चाहे किसानों की समस्या की बात रही हो, उन्होंने हमेशा अपने कलम से, अपनी लेखनी से समाज को जागृत करने का काम किया है। और जिस तरह से किताबें उन्होंने लिखी, पराकाष्ठा जिन्होंने किसानों की समस्या पे लिखी थी, हिंदुस्तान की बहुत चर्चित किताब हुई है। तो किसी न किसी माध्यम से वो समाज को हमेशा नई दिशा देने का उन्होंने काम किया है। जब कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि शैलेंद्र जी, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है, जो आने वाली समस्या है, वो हिंदुस्तान के नौजवानों की समस्या है। हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि मैं सर को बहुत दिनों से जानता हूं, उनकी एक्टिविटीज से परिचित हूं, उनके कार्य की क्षमता से परिचित हूं, तो मैंने ज्यादा इफ एंड बट नहीं किया। मैंने उस काम की शुरुआत करने का मन बनाया और जब मैंने काम की शुरुआत की तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूं, तो सबसे पहले मैंने इस कार्यक्रम को रीवा में शुरू किया। और जब मैंने इस कार्यक्रम को रीवा में शुरू किया तो सबसे पहले मैंने युवाओं का जो है सर्वे प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमें इस बात की जानकारी लेनी थी कि आखिरकार हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हुए हैं। और जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मैंने देखा अकेले रीवा जिले में 1 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने कभी बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, पीजी, डीसीए से लेकर डीसीए तक, बीटेक से लेकर एमटेक तक, इंजीनियरिंग डिग्री के बाद बीबीए और एमबीए, ढेर सारी डिग्री लेने के बाद अपने गांव लौट गए, अपने गांव चले गए। और जब अपने गांव में गए तो जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी, हमारी ये हैसियत नहीं बची है कि हम शहरों में रह सकें। मैंने उनके पिताजी से बात की, उनकी माताजी से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि कितने सपने थे हमें अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को जब पढ़ाऊंगा, जब ये पढ़ लिख के डिग्री लेके आएगा, तो समाज में मेरा नाम होगा, गांव में मेरा नाम होगा, मेरी चर्चा बनेगी, प्रदेश में चर्चा बनेगी। लेकिन आज वो बेटा लौट के फिर से गांव आ गया है। इस बात पे चिंतन करने का विषय है। आज के तारीख में इस बात को जरूर चिंतन करिए। आज के तारीख में वही बेटा जो उनके माँ बाप ने पढ़ाने का काम किया था, उनको लगता था कि मेरा नाम रोशन करेगा, आज लौट के उसके गांव चला गया है और उसको एक उपाधि समाज ने दे दिया है, वो निकम्मा है। इस बात पे चिंतन करने की जरूरत है। जब ये कारवां शुरू हुआ, मैंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो मैंने भोपाल में कार्यक्रम किया, शहडोल में कार्यक्रम किया, ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया, बालाघाट में कार्यक्रम किया, रायसेन में कार्यक्रम किया। और जब मैं मध्य प्रदेश के ढेर सारे जिलों में कार्यक्रम करने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनके पास आज रोजी और रोटी की समस्या खड़ी है।
पढ़ने लिखने के बावजूद बेरोजगार हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जब उनसे मैं बातें करता हूं तो कहते हैं कि सर क्या करूं, मेरे माँ बाप के सपने भी मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरे पास आज इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं अपने बुजुर्ग माँ बाप की दवाई का पैसा इकट्ठा कर सकूं, और मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आने वाले जनरेशन का भविष्य सुधार सकूं। परिस्थितियों को चिंतन करने की जरूरत है। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब ने इस पे पूरा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने पूरे देश और प्रदेश में जाके अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। सिर्फ समस्या की बात करने वो आपके बीच में नहीं है, समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है इसकी बात करने आपके बीच में है। सम्यक अभियान, सम्यक लिखा हुआ है यहाँ पे, सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। ये कोई जनसभा नहीं है। हम नौजवानों के बीच में, अपने बुजुर्गों के बीच में बात करने जाते हैं। हम उनसे निवेदन करने जाते हैं कि इस मध्य प्रदेश के परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। चूंकि मैं अपने बुजुर्गों से भी चाहता हूं, अपने नौजवानों का साथ चाहता हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है। जब तक हिंदुस्तान का नौजवान मजबूत नहीं होगा, आप भारतवर्ष को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करने आपके बीच में हूं, अपने नौजवानों का साथ चाहता हूं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि सम्यक अभियान में आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। आप हिंदुस्तान के साक्षी हैं। कल के तारीख में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं कि जबकि आपके वो माता पिता ने आपको तो कम से कम जमीन जायदाद देके गए थे, आपके भरण पोषण की व्यवस्था करके गए थे। चूंकि आस्था क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं। आपके माँ बाप तो आपके भरण पोषण की व्यवस्था के लिए जमीन जायदाद देके गए थे। आप आने वाले नौजवानों को क्या देके जाएंगे? क्योंकि जमीनें खत्म हो रही हैं। किसी के पास अगर बड़ी मात्रा में भी जमीनें रही होंगी तो आज की तारीख में बंटने के बाद छोटे मात्रा में हो गई हैं। यह समस्या समूचे मध्य प्रदेश नहीं, समूचे हिंदुस्तान की है। आदरणीय रोकड़े साहब ने इस समस्या को कुरेदने का काम किया है। उन्होंने इस पे स्टडी करने का काम किया है और उन्होंने अभियान चलाया है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 तारीख से उन्होंने, इसके पहले तो हमने जो है छोटी छोटी मीटिंगें किया था। जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो लोगों को सम्यक अभियान के बारे में पता नहीं होता। सम्यक अभियान कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं किसी दल के वोट की अपील करने नहीं आया हूं। मैं तो नौजवानों के हित की बात करने आया हूं और नौजवानों से अनुरोध करने आया हूं कि अगर आपको इस देश में परिवर्तन चाहिए, आपको अपने परिवार में परिवर्तन चाहिए, तो इसका आगाज आपको करना पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत आपकी करनी पड़ेगी। आपकी समस्या कोई राजनीतिक दल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको अपनी समस्या सॉल्व करने की इच्छा शक्ति आपके मन में पैदा नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान कोई आपकी समस्या नहीं हटा सकता। इसलिए मैं नौजवान साथियों से अनुरोध करने उनके बीच में हूं कि परिवर्तन की शुरुआत कीजिए। सम्यक यात्रा परिवर्तन की शुरुआत के लिए निकाली गई यात्रा है। हमने आगामी जो है 1 तारीख से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन मध्य प्रदेश से 15 दिसंबर तक 45 दिन की यात्रा आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के नेतृत्व में चल रही है। और हम लोग जाते हैं, चाहे वो हमारा बरेली का कार्यक्रम हो, चाहे गंज बासौदा का कार्यक्रम हो, चाहे विदिशा का कार्यक्रम हो, चाहे सीहोर का कार्यक्रम हो, आज भी आपकी आस्था में है और लगातार यात्रा चलती रहेगी। हर जगह हम युवाओं से संवाद करते हैं, हम युवाओं से बात करते हैं। जो बिंदु आदरणीय रोकड़े साहब ने निर्धारित किया है, उन बिंदुओं को सुनने के लिए निवेदन करते हैं। और सीधे आपको मैं ये कहता हूं कि बिंदुओं पे जानो छानो तब मानो, आंख बूंद के मानने की जरूरत नहीं है। ये सम्यक का अर्थ होता है यथार्थ। हिंदी में कभी जाके YouTube में किसी में देखे यथार्थ। हम यथार्थ की बातें करने आपके बीच में आए हैं। हम वादा करने नहीं आए हैं। हम राजनीतिक दलों की तरह से लंबे लंबे भाषण देने नहीं आए, लेकिन युवाओं से अनुरोध करने जरूर आए हैं कि आप बिंदुओं पे चिंतन करिए। और बिंदुओं पे चिंतन करने के बाद आदरणीय रोकड़े जी के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे चिंतन करिए। अपने आप में जो जब चिंतन कर लीजिए, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो सकता है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान के आवाम में परिवर्तन हो सकता है, तो उस पर बात करना शुरू करिए। चूंकि बेरोजगारों का अभियान है, निश्चित रूप से बेरोजगारों के पास पैसा नहीं होता है। जब इस देश में आजादी का आंदोलन चला था, तो आजादी के आंदोलन उस समय सबके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन रोटी एक गांव से दूसरे गांव जाके इस बात का संदेश देने का काम करती थी कि ये जो नौजवान है, जो ये आजादी के दीवाने हैं। मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, आपको जो है चर्चा शुरू करनी पड़ेगी। अपने गांव में चर्चा करिए, अपने घर में चर्चा करिए, पड़ोस में चर्चा करिए, और जो है जिले में चर्चा करिए। और जिस दिन आपकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी, मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन परिवर्तन का आगाज आपको करना पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे,
कोई आपके भविष्य को नहीं बदलेगा। और जब आपका भविष्य नहीं बदलेगा तो दो पीढ़ियां खराब होंगी। एक तो वो पीढ़ी जिसने आपको पढ़ाने लिखाने के बाद तैयार किया है, और दूसरी वो पीढ़ी जो आपके साथ में चलने को तैयार है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जिसको आप कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं, क्योंकि सम्यक के बारे में बताना है। ढेर सारे पॉइंट वाले बिंदुवार जानकारी हमारे गुरुजी आपको देंगे, लेकिन आपको इस बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज के तारीख में जब कभी बात करते हैं तो ढेर सारे नौजवानों से जब मैं मिलता हूं तो नौजवान इस बात की जिक्र करता है कि सर परिवर्तन में तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे बीच में और हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद चाहूंगा, उनका भी मार्गदर्शन सम्यक अभियान के लिए चाहूंगा, क्योंकि अगर सम्यक अभियान में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा तो यह अभियान सफल नहीं होगा। इसलिए उनकी भी संवेदनाएं चाहता हूं, उनका भी अभियान में सहयोग चाहता हूं। तो मैं एक छोटी सी कहानी से आपको अपनी बात को रखना चाहूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो सारे जानवर जंगल से भागने लगे। जो पशु पक्षी जो उसमें पक्षी थे वो भी भागने लगे, लेकिन एक चिड़िया छोटी सी वो चोंच से पानी लाती और उस जंगल के आग को बुझाने का काम कर रही थी। उसको देख के जानवर हंसने लगे, उसको देख के जो है जानवर हंसने लगे, जो और पक्षियां थे वो हंसने लगे। उन्होंने चिड़िया से कहा कि क्या तुम्हारे इस चोंच के पानी से इस जंगल की आग बुझेगी? उसने कहा चोंच के पानी से जंगल की आग बुझेगी नहीं बुझेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हिंदुस्तान में इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम जंगल से भागने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं नौजवानों से चाहता हूं कि आज इस परिवर्तन के आगाज में आपको अपने बारे में चिंतन करने की जरूरत है, और जब आप अपने बारे में चिंतन करके इस अभियान में अपना सहयोग देना चालू करेंगे, चर्चा चालू करेंगे, तो हमारे गुरुजी ने पूरे जो कॉन्सेप्ट को निर्धारित किया है वो कॉन्सेप्ट आने वाले मध्य प्रदेश में पूरा होगा। और मध्य प्रदेश में जिस दिन ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत होगी, नौजवानों की शुरुआत होगी, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। परिवर्तन तभी हुआ है जब लोगों ने नौजवानी में निर्णय लिया है। चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, जब वो नौजवान थे तब उन्होंने जो है हिंदुस्तान में परिवर्तन का आगाज किया था। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, वो भी उस समय नौजवान थे। इसलिए नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि परिवर्तन तो आपसे ही शुरू होगा और परिवर्तन तो आप ही करेंगे। अब इस परिवर्तन के आगाज में समय की यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सबका सहयोग चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, बुजुर्गों का स्नेह चाहता हूं, और अपनी बात को इसी बात से खत्म करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद सलेम जी। परिवर्तन नौजवानों से नवक्रांति की ओर और परिवर्तन की शुरुआत सम्यक अभियान के माध्यम से कि नौजवानों से ही इस देश में मध्य प्रदेश से इस परिवर्तन की शुरुआत का परिवर्तन की शुरुआत मध्य प्रदेश से इसका आगाज हो चुका है। और हम पूजनीय भास्कर राव जी के नेतृत्व में परिवर्तन की ओर हम सब अग्रसर हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक परम सम्माननीय डॉक्टर हेमंत वर्मा जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हम उनको सादर सम्यक अभियान में आमंत्रित करते हैं। वो आकर के अपनी बात याद रखें। डॉक्टर हेमंत वर्मा जी। निश्चित ही आदमी का बड़प्पन होता है, और वो आयोजक के बावजूद उनके भी कहना साहब पहले दूसरों को फुल बोलो, तो आयोजक सबने का मतलब बता ही देगा, समुचित सर्वश्रेष्ठ और अभियान का मतलब मिशन चले, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन। ये जो आयोजन है कोई दिखावे का आयोजन नहीं। अब यहाँ लोग कह सकते हैं कि लोग कम है, लेकिन आज की भाषा में कहूँ कि लोग कम नहीं, हाल थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी तो लोग तो ज्यादा ही है। और वैसे व्यस्तता का समय है, खेती किसानी में लोग लगे हुए, इसलिए गाँव से बहुत कम लोग आ पाए। अगली बार जब भी आयोजन होगा निश्चित ही ज्यादा लोग आएंगे। तो आइए मैं आज के उद्बोधन की शुरुआत इस आयोजन के सह आयोजक में उन्हें कहता हूँ, हमारे बहुत अधिक आदरणीय
बल बहादुर सिंह जी भगत जी पूर्व जनपद अध्यक्ष भी हैं, और इस आयोजन में सुबह से देख रहा हूँ पूरी तरह से पहले से लगे हुए हैं। वे आए और आज के उद्बोधन की शुरुआत करें। और सभी हमारे स्थानीय उद्बोधकों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि समय सीमाएं हैं, समय की जरूरत है, उनको और आगे भी जाना, इसलिए हम आस्था वाले निश्चित ही बोलने में बहुत माहिर हैं। ये आस्था की विशेषता मैं आपको बता दूं, कहीं जगह सेव फल अच्छे होते हैं, किसी जगह सीताफल अच्छे होते हैं, किसी जगह केले अच्छे होते हैं, किसी जगह अनार अच्छे होते हैं, हर मिट्टी की विशेषता होती है। मेरी आस्था की माटी की विशेषता ये है कि यहाँ उद्बोधक बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कृपया सब समय की बचत करें। सम्यक कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि भास्कर राव रोकड़े साहब, माननीय श्रीवास्तव साहब, माननीय द्विवेदी जी साहब और उनकी पूरी टीम को यथायोग्य अभिवादन। हमारे इस कार्यक्रम के पधारे माननीय कैलाश वर्मा साहब, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, भरा सिंह जी एडवोकेट साहब, माननीय दादा मुखाती साहब, हमारे मेहरबान सिंह जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आष्टा, हमारे दशरथ सिंह जी मुराबाद, हमारे ठाकुर साहब जी वर्मा साहब, हमारे नेताजी रशीद चचा, माननीय विनीत सिंह जी साहब, शैलेंद्र भैया, अरविंद सिंह, ऋषि पटेल, शोभा सिंह दिल्ली, और इस कार्यक्रम में मेहरबान सिंह जी मुंडी खेड़ी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भगवत सिंह जी वर्मा साहब, मेरे बड़े भाई साहब रिटायर्ड कमल सिंह ठाकुर अध्यक्ष साहब, नैन्सी, मैं सभी को अभिवादन करते हुए आज इस कार्यक्रम जो माननीय रोसा साहब इस कार्यक्रम को दिशा निर्देश, इस समाज को दिशा निर्देश जिसकी चिंता है वो करने पधारे हैं। हम उनके विचार जानेंगे कि हमारे युवा को रोजगार कैसे है, हमारे रोजगार कैसे हो, हमारे कैसे उत्पन्न किए जाए, हमें जागृति कैसे पैदा किया जाए कि हमारे युवाओं को अपने अवसर से तलाशा जाए। उसमें हमारे माननीय साहब डालने का नाम बोलते हुए क्योंकि कार्यक्रम की मर्यादाएं हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का, सभी का जो कार्यक्रम पधारे हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भगत जी। निश्चित ही सूची तो लंबी हो सकती है, पर हमें शार्ट कर दी, क्षमा करेंगे। जिसको भला बुरा कहना हो मुझे भले कह लेना, पर कम लोगों को भी भुलवाना चाह रहा है। क्षमा नहीं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मेहरबान सिंह जी, चलो उन्होंने समय छोड़ दिया, धन्यवाद उनको। अब मैं हमारे बीच में एक वक्ता को बोलना चाहता हूँ जिनको शायद माइक की जरूरत है, अगर माइक के भी इतने जोर से बोल लेते हैं। जो एक वरिष्ठ वकील है, जो मेरे चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो मंच पर आसीन है, जिनका नाम कैलाश सिंह जी वर्मा एडवोकेट साहब है, जो खड़ी और आस्था दोनों में निवास करते हैं, वे कृपया आए और अपना आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भास्कर राव साहब, हमारे दूसरे प्रदेश के इसी कार्यक्रम में लगे हुए प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रीवास साहब, हमारे अवसर पर बैठे हुए हैं पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय बलबहादुर सिंह जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय कैलाश वर्मा साहब। अब मैं नाम लूंगा तो बड़ी समय कम है, समय का तकाजा करके मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम। बंधुओं, आज के कार्यक्रम का बड़ा विशेष नाम दिया गया है सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस। सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस किसकी? बहुत सारी कॉन्फ्रेंस लगती है सम्यक, तो पूरा अभी हमारे शिवा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया कि ये
हम मोटिवेट करें, युवाओं को कैसे हम रचनात्मक कार्य में लगाएं, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उनको रोजगार दें और किस प्रकार से हमारा युवा एक सदृढ़ बने और देश के लिए काम करे, अपने परिवार के लिए करे, प्रदेश के लिए करे, वो जो अच्छा है वो करे। मैं ये मानता हूं आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में आदरणीय हेमंत वर्मा जी का तो योगदान है, वो तो अगुवा है, पर मैं इस अवसर पर, क्योंकि ये इनकी भागदौड़ मैंने देखी है, भैया बलबहादुर सिंह जी भगत जी और विनीत सिंह जी ये जगह जगह टेलीफोन कर रहे थे और लोगों को बुला रहे थे। आदरणीय राव साहब, उनके साथ श्रीवास्तव जी, किसानी का समय चल रहा है, बोनी हो रही है, युवा से लेकर बुढ़ापे तक, बूढ़ा आदमी तक काम में लगा हुआ है। इस कारण से हमारा हाल जो है हचाहच नहीं हुआ, वरना मेहनत तो इतनी, कहा भी इतना, पर सबने अपनी अपनी मजबूरी बताई और मजबूरी वाली बात है। आज ये जो अभियान चल रहा है, पूरा प्रदेश में अभियान चलेगा। आज हमारा नौजवान शिक्षित, पढ़ा लिखा, बेरोजगार हो रहा है, ना उसके पास खेती है, ना उसके पास रोजगार है, ना उसके पास व्यापार है, ना उसको कोई दिशा है, ना उसके पास कोई विचार है। कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे भरण पोषण करेगा, कैसे अपने परिवार को चलाएगा, ये बड़ी एक समस्या है। उस समस्या का समाधान यदि निकालेंगे तो इनकी बातों से बहुत कुछ निकल सकता है, आगे भगवान जाने। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि हम आगे पीछे की ओर जाएं, सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने फौज दायर की तो उस टाइम पैसे का अभाव था, किसी के पास पैसा नहीं था, पर उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लोगों को विचार दिया। वो विचार देने के बाद जब विचार दिए तो वैसे कर्म की ओर ढले वो, और जो कर्म ढले अच्छे विचार, वैसा उनको फल मिला और एक बटालियन तैयार हुई, वो हिंदुस्तान के लिए लड़े। तो विचार आना बहुत जरूरी है। विचार आएंगे तो कर्म आएंगे, कर्म आएंगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा अच्छा तो कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारी सारी बातें हैं। और लोग भी बोले ज्यादा नहीं, भास्कर साहब, भास्कर का तो सूर्य का दूसरा नाम भास्कर होता है, और राव उसको बोलते हैं जो पुरानी बात बता दे। हमारे यहाँ राव भाव जी आते हैं तो पुरानी बात बताते हैं, तो ये एक तरह से पुरानी बात बताएंगे और जो है प्रकाशित बात बताएंगे, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस अवसर पर, क्योंकि आपको सुनना हमें, और 1-11 बजे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम कामयाब होगा। मैं सभी उपस्थित लोगों को सादर नमस्कार करता हूं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सामाजिक कल्याण का, ऐसे जनहितैषी कार्यक्रम का, ऐसे युवाओं की भलाई का कार्यक्रम कामयाबी की ओर बढ़े। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माइक में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो उसके लिए माइक वाले भैया का बिल्कुल दोष नहीं है। चक्कर क्या, मेरी आवाज ऐसी कि अच्छे माइक को खराब कर देती है, वो झेल नहीं पा रहा, कर रहा है, कोशिश सही कर लेंगे। खैर, थोड़ा बहुत हंसना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। अगले क्रम में बहुत सम्मान के साथ मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, तो मेरे सामने नीचे बैठे हुए हैं, सफेद कुर्ते और सफेद पजामे में है, बढ़िया सा, मुझसे भी अच्छा चश्मा हमने लगा रखा है। हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि सम्मानित विनीत सिंह जी कृपया आए और संक्षेप में अपनी बात करें। सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि श्री भास्कर राव रोकड़े जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष बलबहादुर भगत जी, कैलाश सिंह जी वर्मा साहब, कैलाश जी परमार साहब, मुकाती साहब, मेहरबान सिंह दादा, ठाकुर प्रसाद जी, दशरथ सिंह जी बुराड़ साहब, रसीद नेता जी, और PS वर्मा साहब, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी, डॉक्टर इंदौरिया जी, सामने बैठे मेरे समस्त आस्था के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, जनता जनार्दन, यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है। मैं रोकड़े जी को और श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश में ऐसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं जो दोनों राजनीतिक पार्टियों को लड़ना चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं को इससे बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने आयोजन में
पूरी अपनी तन्मयता से पूरे कार्यक्रम में लोग आए भी थे लोग, लेकिन बोनी चल रही है, काम चल रहा है, इसके कारण लोग कम है। आगे कभी भी आप और मौका देंगे रोकड़े साहब तो हम इससे अच्छा कार्यक्रम करके बताएंगे। जय हिंद। अभी भी शुरुआत कोई बुरी नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। गांधी जी ने जब शायद आंदोलन शुरू किया था तो मेरी जानकारी के अनुसार कल 14 लोग उसके साथ थे, बाद में पूरा देश साथ हो गया। तो निश्चित ही तो काफी आगे बढ़ता रहेगा। मैं बाकी ज्यादातर लोगों से सुनाना से कहना चाहता हूँ कि आप ये मान के चले, हमें से 2-3 लोग जो बोलेंगे वही हम सबकी तरफ से बोल लिए। बहुत सम्मान के साथ मेरे परम आदरणीय सहकारिता के बड़े स्तंभ शशि मुरावर साहब संसद में आए, 2 शब्द प्लीज आइए। आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। देखिए ये डॉक्टर का आयोजन में भी डॉक्टर ही हूँ, छोटा डॉक्टर में भी है, पर एक बात आपको बता दूं, 36 साल में डिस्कस करते हुए गाँव में आज तक कोई मरीज मेरे पास ताली बजाते हुए नहीं आया। चाहे मलेरिया का हो, चाहे टाइफाइड का हो, या अपन तो एमबीबीएस है तो हमके पास सब तरह के आते हैं, सबके पास एड्स वाले ज्यादा जाते हैं क्योंकि उनके पास एड्स डिपार्टमेंट है। तो कोई नहीं आया, मैंने उससे निष्कर्ष निकाला कि जो रोगी है, जो मरीज है, बस कोई ताली नहीं बजाता, जो स्वस्थ है वो ताली बजाता। अगर आप सब स्वस्थ हो तो जोरदार ताली से स्वागत करें। सम्मानित मंच उपस्थित सभी बंधुओं, जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आपको सब पता ही है, केवल जो ये प्रयास आदरणीय हमारे भास्कर जी और भी लोग कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि अगर आदमी काम में लगा रहेगा तो उसका दिमाग इधर-उधर नहीं आएगा, खाली दिमाग से काम करता है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए कि वो इधर-उधर उल्टे-सुल्टे काम करेगा। इसलिए हमारी संस्कृति को और हमारे समाज को बचाने के लिए युवाओं को रोजगार देना, उनको काम में लगाना बहुत जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमारा धर्म भी बनता है। इस हिसाब से ये बहुत पुण्य का काम है और इसको हम सबको मिलकर इनको सहयोग करके ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए और सबका फर्ज है। धन्यवाद। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ सिंह जी साहब। निश्चित ही बेरोजगारी कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी कोई रोग भी नहीं। वस्तुतः अगर देखा जाए तो बेरोजगारी समाज के लिए सबसे बड़ी कोड़ है। जिस तरह कोड़ पूरे शरीर को गला देती है, बेरोजगारी से अवसाद पैदा होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, बेरोजगारी से टेंशन आता है जिसे हम तनाव कहते हैं। और ये दोनों ही चीजें आदमी की मेंटेलिटी, मानसिकता को खत्म करके या तो दारू में लगा देती है, सट्टेबाजी में लगा देती है, डकैती में लगा देती है, लड़ाई झगड़े में लगा देती है, दंगे फसाद में लगा देती या राजनेताओं का हथियार भी बना देती। भाई ऐसे काम में जहाँ बेरोजगारी को समझने के लिए, बेरोजगारी का समाधान करने के लिए आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं यहाँ आवाज देना चाहता हूँ जिनको आप सब सम्मान समझना चाहते हैं, जिनको आप सम्मान देना जानते हैं, जो हमारी आष्टा नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, जो जिला कांग्रेस के 3 बार के अध्यक्ष है और जिनके उद्बोधन को लगभग सभी जगह सराहा जाता है। मेरी इच्छा 2 पंक्तियों के साथ उन्हें यहाँ आमंत्रित करूँ। मैंने तो दुआ मांगी थी एक आशिया ने की, उस पे चलने लगी आंधियां जमाने की, और मेरे गम को कोई नहीं समझ सका क्योंकि मेरी आदत है सदा मुस्कुराने की। आदरणीय परमार साहब मुस्कुराते हुए आए और अपना उद्बोधन तालियों से उनका स्वागत करें। अभिनव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रमुख वक्ता, जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आदरणीय श्री भास्कर राव जी रोकड़े साहब, उनके साथ पधारे श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री पांडे जी, कार्यक्रम के आयोजक बहुत अच्छे चिकित्सक डॉक्टर हेमंत वर्मा साहब, आदरणीय बल बहादुर सिंह जी भगत जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी वर्मा, आदरणीय श्री रमेश चंद जी मुकाती, आदरणीय श्री डॉक्टर मुकेश इंदौरिया साहब, भाई विनीत सिंघी जी, आदरणीय रशीद भाई,
आदरणीय जसरथ सिंह जी, सोभाल सिंह जी मुगली, सोभाल सिंह जी बागेर, यहाँ उपस्थित पार्षद साथी भाई नरेंद्र कुशवाहा जी, डॉक्टर ठाकुर साहब, लगभग सभी को नाम से जानता हूं और कुछ बात कहना इस प्रकार से चाहता हूं कि मैंने आज तक डॉक्टर भास्कर राव रोकड़े साहब को नहीं सुना और ना उनकी कोई किताब पढ़ी। वो अभी क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, उसके बारे में तो इस कार्यक्रम के बाद ही मैं अपने विचार रख सकता हूं, परंतु उनके बारे में जो पढ़ा है समाचार पत्रों के माध्यम से, एक दो बार उनसे टेलीफोन पर चर्चा हुई, उन्होंने किसानों के लिए एक अच्छी किताब लिखी और जैसा भी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और पांडे जी ने बताया कि करीब 30 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर ओपी वर्मा साहब ने बताया कि वो MBBS हैं और ताली वही आदमी नहीं बजाता है जो बीमार हो, परंतु डॉक्टर साहब अच्छे आदमी की बातों पे तो बीमार लोग भी ताली बजा देते हैं। हमें तो शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और भी कई बीमारियां हैं, परंतु उन सब बीमारियों के बाद हम ये मानते हैं कि अगर संगत अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ हम उठे बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ हमारा तारतम्य स्थापित होगा, तो निश्चित रूप से हम में एक नए विचार आएंगे। भास्कर राव रोकड़े साहब से मैं मुताबिक होकर कहना चाहता हूं कि इस देश में एक दौर आया था 1973-74 के आसपास, जब दो प्रदेशों में बेरोजगार युवाओं ने बड़ा आंदोलन किया था। गुजरात में चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे और बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। वो संयोग से वो दोनों लोग जिस दल का मैं हूं, कांग्रेस का, उसी के थे, परंतु बेरोजगारों ने उस समय दोनों प्रदेशों में आंदोलन चलाया और आंदोलन चला के मजबूर कर दिया कि वो दोनों लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दें और उनको इस्तीफा देना पड़ा। चिमन भाई पटेल, बहुत सारे लोग नाम ही नहीं जानते होंगे, और अब्दुल गफूर साहब बिहार में। तो वहां के छात्रों ने एक क्रांति की, हम भी उस समय महाविद्यालय के छात्र थे और वो क्रांति के अलग पूरे हिंदुस्तान में जगी। उस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण साहब ने अपने हाथ में लिया और उसके कारण हमारी केंद्रीय सत्ता भी हमारे हाथ से गई, परंतु देश में एक युवाओं का दौर आया। हमारी कांग्रेस पार्टी में भी युवा तुर्क आए और अन्य पार्टियों में भी युवा तुर्कों का उदय हुआ और उन युवा तुर्कों ने इस देश की बेरोजगारी को हल करने में पत्रिकाओं के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से एक परिवर्तन किया। पिछले 17-18 सालों से हमारे प्रदेश में और पिछले 10 सालों से हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि अब सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारा का सारा निजीकरण हो रहा है। हमारे संस्थानों में ये कहा जा रहा है कि अब आप नौकरी पे मत रखिए, अब आप ठेका दे दीजिए। कोई बड़े बड़े सेठ आते हैं और वो लोग पूरे कार्यालय का ठेका लेते हैं कि आपको ये जरूरत है और हम ये काम करेंगे, और उनको एक मुश्त पैसा दिया जाता है और वो लोग बहुत कम तनख्वाह पर हमारे बेरोजगारों का शोषण करते हैं। आदमी मरता क्या ना करता, आज बेरोजगारों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। किसानों के बाद अगर कोई इस देश में सबसे ज्यादा परेशान है तो बेरोजगार है। बेरोजगारों को बातों से भ्रमाया जाता है, बातों से तरह तरह के उनको आश्वासन दिए जाते हैं। आपने इस कार्यक्रम का नाम दिया कि ये गैर राजनीतिक है, परंतु इस देश की आज हालत ऐसी हो गई कि अगर सच बोलो तो वो राजनीति होती है, परंतु हम तो सच बोलने के लिए पैदा हुए हैं। आज जो कुछ थोड़े मोटे अवसर हैं वो भी बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ में जा रहे हैं। आप सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के इस यात्रा को लेकर निकले हैं, आज आपको सुनेंगे और आपसे एक प्रेरणा लेंगे मन में कि हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं। हम आपसे आज सीख के जाएंगे। हम एक विद्यार्थी के रूप में आपके सामने आए हैं और विद्यार्थी के रूप में
ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश की ये बेरोजगारी की समस्या हल कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि चूंकि आपका नाम पूरे प्रदेश में बहुत जाना पहचाना है, तो आप हमें आज वो बातें बताएंगे कि हम भले ही आज हमें कोई रोजगार की जरूरत नहीं है, ना मेरे घर में किसी को रोजगार की जरूरत है, परंतु आपके कारण, आपके विचारों से उत्प्रोत होकर हम अपने आप को सुधार करेंगे। आपको हम सुनना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर भास्कर राव रोकड़े साहब, आपका आष्टा नगरी में बहुत बहुत दिल से अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमंत वर्मा साहब कि आपने इतना अच्छा और हम सबों को उपलब्ध करवाया। पुनः धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब। तो निश्चित ही अब उद्बोधन वाले ज्यादा बच्चे नहीं, आप थोड़ी सी देर और धैर्य शांति रखें, क्योंकि हम विशेष रूप से सब लोग जो आए हैं या जो बोल रहे हैं कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपके स्कूल में आजकल होता नहीं होता, हमारे स्कूल में तो एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और बिल्कुल काला रहता था और उस पर से घड़िया से चाक से कुछ न कुछ लिखा जा सकता था, उस पर दिखता था। तो हम सब ब्लैक बोर्ड हैं सदैव रोकड़े जी के लिए कि वो और ज्यादा हमारे ब्लैक बोर्ड पर चमकेंगे और आपको बढ़िया जो बातें संपर्क अभियान के बारे में बताएंगे। पर उसके पहले चूंकि इस आयोजन के जो आयोजक हैं, जो अपने आप को सदैव पीछे रखते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे इंजीनियर भी हैं, जैसा मैंने कहा कि मैंने केवल MBBS किया, वो MD है, मेडिसिन में है और भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल में उसमें जो एड्स डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं, HIV डिपार्टमेंट को संभालते हैं। आष्टा से कोई भी मरीज किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी संप्रदाय का, किसी वर्ग का, किसी दल का जाता है, अपनी तरफ से बेहतर सेवाएं उसको देने का प्रयास करते हैं। यहाँ से फोन लगाया नहीं कि डॉक्टर साहब वहाँ हाजिर हो जाते हैं, भैया आ गया तुम्हारा पेशेंट, अब मैं इसका करवा रहा हूँ इलाज। तो इस तरह के व्यक्ति, दूसरी उनकी विशेषता ये है कि चूंकि आष्टा क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो यहाँ भी प्रति बुधवार को फ्री OPD रखते हैं, मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब को मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहता हूँ, तो उनके लिए दो पंक्ति मुझे बोलना ही पड़ेगी, मजबूरी है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूँ और आदमी को आदमी की पहचान देने आया हूँ। यूं भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं हो दोस्तों, पर आपके कांपते ओठों को मुस्कान देना है, वो आपके ओठों को मुस्कुराहट जिंदाबाद रहे। डॉक्टर हेमंत वर्मा से मुखातिब। धन्यवाद सर, मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर और मेरे मार्गदर्शक भी आदरणीय डॉक्टर OP वर्मा साहब। आज के समय का अभियान कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय भास्कर राव रोकड़े साहब, जो प्रदेश ही नहीं देश में भी जिनके नाम की चर्चा होती है। क्यों? कि वे ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगार, गरीब, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय, साथ में हमारे श्रीवास्तव साहब, शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब, द्विवेदी साहब, पांडे जी, पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। मंच पे पधारे हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष महोदय श्री बहादुर जी ठाकुर साहब, रशीद चिचा, आदरणीय दशरथ सिंह जी ठाकुर साहब, आदरणीय कैलाश परमार साहब, आदरणीय ठाकुर प्रसाद वर्मा साहब, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी फकीर साहब, आदरणीय रमेश भैया मुकाती जी, हमारे ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष आष्टा श्री मेहरबान सिंह जी मेवाड़ा साहब, राजपूत साहब, मेरे मित्र डॉक्टर मुकेश सिंधोलिया जी, गोलू प्रसाद जी और यहाँ बैठे सभी मेरे आदरणीय सम्मानीय मित्र और वरिष्ठ लोग, मेतवाड़ा से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हमारे अरविंद सिंह जी ठाकुर साहब, शैलेंद्र बावड़ी, हमारे कमल सिंह पहलवान साहब के प्रतिनिधि, ऋषि भैया पटेल, बाबू भाई,
सभी नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे जितने भी मित्र बैठे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वरिष्ठ लोग, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप यहाँ आए। इस ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी दल का नहीं, केवल निष्पक्ष लड़ाई है कि हम युवाओं को रोजगार के लिए क्या करें और कैसे लड़ें, उनकी बात कैसे रखें। आप सब आए, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। बात होती है युवाओं की। इस देश में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो युवाओं का। युवा जोश अगर किसी देश में है तो वो देश हमेशा तरक्की करेगा। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम युवाओं को सबसे पीछे छोड़ के चल रहे हैं, जबकि युवाओं को आगे होना चाहिए, उन्हें लाना चाहिए। उन सरकारों को सोचना चाहिए कि युवाओं को, उनकी प्रतिभा को हम कैसे शासन में भी और राजनीति, गैर राजनीति और उद्योग धंधों में भी हम उनका सही उपयोग और सही मार्गदर्शन और सही उनकी शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम और हमारी सरकारें कभी भी युवाओं की तरफ नहीं देखती। आज बेरोजगारी का ये आलम है, जहां हमें 10 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष मिलना था, हम 10 लाख प्रतिवर्ष नौकरियां जा रही हैं। युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। युवाओं के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, ना प्रदेश सरकार में है ना भारत सरकार में। युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है ये बड़ा ही युवा शक्ति का अपमान है। हमें युवा शक्ति जगाना होगी। युवा अगर आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। किसी घर में अगर किसी माता पिता के पास 2 बच्चे हैं और युवा हैं तो निश्चित वो युवा उस घर की शान होते हैं। ऐसे ही इस देश की शान हम युवा हैं। हमें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यही लड़ाई हम जो गैर राजनीतिक तरीके से सभी दलों, सभी राजनीतिक दल, सभी असंगठित दल, सबके सहयोग से हम युवाओं की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसमें सबका योगदान अपेक्षित है। आज अगर कोई वैकेंसी निकलती है, आपने देखा होगा, आज वैकेंसी निकली, उसके बाद उसका एग्जाम 6 महीने बाद होगा और एग्जाम ले लिया तो 2 साल बाद उसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये स्थिति युवाओं के साथ छल है। अगर कोई फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरने में उसको 10,000 का, 20,000 का ड्राफ्ट जमा करो सरकार के पास और 6 महीने तक सरकार उसका इंटरेस्ट लेती है और लास्ट में वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो ये इस प्रकार से युवाओं की जो प्रतिभा है उसके साथ मजाक बनाया जा रहा है। आज कई प्राइवेट संगठन में, प्राइवेट जो उद्योग धंधे हैं वहां देख लो, शासकीय में देख लो, युवाओं को जो सर्विस देना चाहिए, जो नौकरी देना चाहिए, जो 58 साल में रिटायर्ड होते थे, आज उनकी 65 साल रिटायरमेंट कर दी। 58 साल में रिटायर्ड अगर हमारे 10 लाख कर्मचारी रिटायर्ड होते तो आज 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन सरकारों ने 58 से 60, 60 से 62, 62 से 63, 64, 65 कर दी, 68 साल तक रिटायरमेंट कर दिया। अब इतने साल में कितने युवा बेरोजगार होंगे, ये कैसे अपना घर चलाएंगे और ये पढ़ लिख के इतना खर्च करके यहाँ आगे आए हैं तो उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। अगर जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय हमारी फीस सालाना 10,000 या 20,000 लगती थी, लेकिन आज 40 लाख लग रही है। आप सोचिए किस प्रकार से युवा पढ़ेगा। इनको तो सरकारों ने पढ़ाई में भी मार दिया कि आप पढ़ने आगे जाओगे तो फीस नहीं भर पाओगे, तो आप बेरोजगार तो हैं, फीस कहाँ से लाएंगे, आप आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे। आज ये सोच चल रही है, इसका हमें सामने करना है। इसमें सभी युवाओं का योगदान की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से युवाओं को पढ़ने में भी रोका जा रहा है, इतनी फीस बढ़ा दी गई है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी इतनी फीस बढ़ा दी गई, तो कहां से युवा पढ़ पाएगा। इसी चीज की लड़ाई है। इसी संदेश के साथ हम ये लड़ाई आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के साथ पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं और पूरे देश में भी लड़ेंगे। युवा शक्ति अगर साथ है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी किसी दल विशेष से, हमारी किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से कोई किसी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं है। हमारी केवल यही भावना है इस देश में युवाओं को सम्मान मिले, युवाओं को योगदान का लाभ मिले और उनका योगदान समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा साबित होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब, उन्होंने मेरे को यहाँ समय दिया। मेरे निवेदन पे के साहब मेरे यहाँ पे भी समय दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बेरोजगार बहुत है, हमारे गाँव में बेरोजगार है। आज अगर मैं आपको मैं बताना चाहूँ, पूरे आष्टा विधानसभा के अंदर मेरे पास ये तक पता है कि किस गांव में कितने बेरोजगार हैं। पूरे आष्टा के अंदर 18 से 22 हजार बेरोजगार युवा हैं जो घर में बैठे हैं, जो केवल कुंठित होकर बैठ गए कि हमें अब कोई मतलब नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिली, हमें घर से नहीं निकलना। ऐसे युवाओं की शक्ति को हम देश में और समाज में इनका उपयोग करेंगे और उसका लाभ निश्चित मिलेगा। आदरणीय भास्कर रोकड़े साहब को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आप सब पधारे, यहाँ जिसने व्यवस्था की है उन सबको, व्यवस्था में जिन कर्मचारियों का योगदान रहा उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मीडिया के जो भाई जो एक अच्छा समाचार समाज को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, सामाजिक और युवाओं की लड़ाई है, इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर हेमंत जी। युवाओं की चिंता करते हुए आज इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब आप जिनको सुनने के लिए आप सभी आतुर हैं, परम पूजनीय भास्कर राव रोकड़े जी, मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। इसके पहले हम लोग सभी युवाओं के सम्मान में कुछ नारे लगाएंगे, हम बोलेंगे। इसके बाद सभी मात्र बोलेंगे सम्यक अभियान, समता का अभियान, समता का अभियान, समानता का अभियान, समानता का अभियान, सम्मान का अभियान, सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान। देखें नवक्रांति की ओर, चले नवक्रांति की ओर, बढ़े नवक्रांति की ओर। परम सम्माननीय भास्कर राव रोकड़े जी को मैं सादर मंच से सादर आमंत्रित करता हूँ। ये सम्यक अभियान का चिन्ह है। हम सभी से सादर लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ये नवक्रांति का प्रतीक सम्यक अभियान, नवक्रांति का प्रतीक से आप सभी परम पूजनीय भास्कर राव रोकड़े जी का सम्मान करें। नवक्रांति की ओर चले, बढ़े और देखें। युवाओं के सम्मान में, युवाओं के स्वाभिमान में नवक्रांति की ओर परम पूजनीय भास्कर राव रोकड़े जी। हेलो हेलो हेलो, इसमें आवाज कम आएगी। अच्छा क्या कर, हेलो, एक मिनट रोकड़े साहब बोले इसके पहले। कई लोग कह रहे थे सम्यक अभियान से क्या होगा, क्या कर सकता, तो मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई थी, सुना दूं। एक स्कूल में एक बच्चा हुआ करता, चौथी पांचवी की क्लास है। स्कूल का मास्टर उससे नाराज है, वो चाहता है इसको स्कूल से भगा दिया जाए। तरीका कुछ मिलता नहीं क्योंकि लड़का इंटेलिजेंट है। आखिर एक दिन क्या हुआ कि वो कचरे की सफाई कर रहे थे, भारत का टूटा फाटा नक्शा मिला जिसमें मध्य प्रदेश कहीं, उत्तर प्रदेश कहीं और बाकी जो स्टेट है सब अलग अलग पड़े हुए थे। उन्होंने कहा अगर मुझे स्कूल में रहना है तो 10 मिनट में ये नक्शा सही करके ला, नहीं तो स्कूल से बाहर। लड़का गया पीछे के कमरे में, 5 मिनट में नक्शा जोड़ के ले आया। मास्टर ने कहा गजब कर दिया, ये तो मैं चाहता था नहीं जोड़ सकता था, भूगोल वाला ने तो इस नक्शे को जोड़ लिया। बोला सर मैंने कुछ भी नहीं किया। बोले फिर क्या किया? बोले सर इस नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था, मैंने उस आदमी को आदमी जैसा जोड़ दिया, मेरा हिंदुस्तान जोड़ता चला गया। आइए हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए रोकड़े साहब का जोरदार स्वागत। सम्यक यात्रा के दौरान आष्टा में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस में
मुख्य सहभागी मेरे युवा साथियों, इस अभियान को उद्देश्य तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभा रहे मेरे पत्रकार बंधुओं, मंच के सामने मौजूद सभी वरिष्ठ भाइयों एवं बहनों, मंचासीन सम्माननीय बल बहादुर सिंह जी, सम्माननीय कैलाश परमार जी, प्रदेश कोऑर्डिनेटर सम्यक अभियान के मेरे प्रिय श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, रीवा के कोऑर्डिनेटर श्री रघुवंश पांडे जी, युवा उभरता हुआ नेता मेरा प्रिय अंकित पांडे जी, शहडोल से पधारे राजेश मानव जी एवं मंचासीन सभी गणमान्य बंधुओं, इस क्षेत्र के सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हेमंत वर्मा जी। डॉक्टर हेमंत वर्मा जी सम्यक अभियान के बारे में सुनकर मुझसे मिले और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे भी सम्यक अभियान से जुड़ना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, भाई आप तो चिकित्सक हैं, बहुत बिजी हैं, किस प्रकार समय दे पाएंगे। उन्होंने कहा, साहब मैंने भी कभी बेरोजगारी करीब से देखी है, अपने साथियों की बेरोजगारी करीब से देखी है, और आप बेरोजगारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो इस संघर्ष में मेरा भी योगदान होना चाहिए। मैं अपना समय निकाल लूँगा और सारे युवाओं के बीच जाऊँगा, युवाओं को संगठित करूँगा और युवाओं को जो बेरोजगारी की समस्या है उसके मूल तक पहुँचाकर एक रास्ता समाधान की ओर बढ़ता है, उस ओर ले जाऊँगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, युवाओं के साथ न राजनीति होने दूंगा न मैं राजनीति करूँगा। इन बातों को सुनकर, उनके जज्बे को देखकर मैंने उन्हें सम्यक अभियान से जोड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे न केवल आष्टा में सक्रिय हैं बल्कि प्रदेश में भी कई जगह फ़ोन लगा करके, व्यक्तिगत संपर्क बना करके सम्यक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें ज़बरदस्त जज्बा है। वो क्षेत्र के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो वे दिखावटी बात नहीं करते, जैसे नेता लोग करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आदि आदि आरोप प्रत्यारोप, वो सब कुछ नहीं करते। उनका कहना है बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा, साहब बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। अगर युवाओं को हम मुख्य धारा से जोड़ दिए, रोजगार से जोड़ दिए, तो हमारे यहाँ की अधिक 50% समस्या का निराकरण तो ऐसे ही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनके कार्यों से प्रभावित हूँ। वे सम्यक अभियान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि युवा उनके साथ चले तो मुझे विश्वास है कि वे इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। युवा साथियों, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय सामने आता है लोगों के कि ये रोकड़े साहब ने क्या शुरू कर दिया, ये क्या सम्यक अभियान है। भाई ये सम्यक अभियान का मतलब क्या है? जो लोग बेरोजगारों वाली बात करते हैं, आजकल बहुत सारे मंच हो गए। मैं एक अभी रीवा तरफ से आ रहा था तो एक जगह बेरोजगार मंच लिखा हुआ था, भाषण हो रहा था तो मैं थोड़ी देर रुक गया, गाड़ी में बैठे बैठे सुनने लगा। जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फलाने के कारण बेरोजगारी आई, ढिकाने के कारण बेरोजगारी आई, वो चोर है, वो डकैत है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, निजीकरण हो गया, ये सारी बातें। मैंने देखा किसी के पास भी बेरोजगारी की समस्या पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। अनावश्यक बकवास, राजनीतिक मंच पर बेरोजगारी के नाम पर भी बकवास शुरू हो गया, बेरोजगारों के साथ भी छलावा करना शुरू हो गया। कोई मामू बना ही रहा है पहले से, या और दूसरे लोग आ गए मामू बनाने के लिए। ये मामू बनाने वाला सिलसिला बेरोजगारों के साथ में जो हो रहा है, इसको तो अपने को बंद करना पड़ेगा भाई। मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है। डॉक्टर साहब भली भांति जानते हैं, कोरोना के समय में वो मेरे को हमेशा बोला करते थे, सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये कोरोना का समय है, आप इतने ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, डर लगता है हमें। मैंने कहा कुछ नहीं होता, इस डर से, ये जो कोरोना नामक बीमारी से, ये जो महामारी है, इससे भी ज़्यादा भयानक महामारी, भयानक खतरा बेरोजगारी के बढ़ने से है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को निराकरण करना पड़ेगा हमको, और उस समस्या का निराकरण बहुत आसानी से नहीं होता। जादू की छड़ी चलाने से कोई समस्या का निराकरण नहीं होने वाला है। अचानक लाखों करोड़ों नौकरियां नहीं निकल जाने वाली है। लेकिन समस्या कहाँ है? अभी कोई बेरोजगार सामने आते हैं, डॉक्टर वर्मा जी के पास गए, उनने कोई बीमार
मरीज गया, उनने बोला भाई क्या हो गया आपको? अरे साहब बहुत पीड़ा है, शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। अरे कहाँ तकलीफ कहाँ है भाई, अब मैं क्या बताऊं, तकलीफ तो है। अरे तो भाई बताइए तो सही कहाँ तकलीफ है तो मैं इलाज शुरू करूं। वो बोलता है मैं क्या बताऊं, आप डॉक्टर है, आप जान लो मेरे को क्या बीमारी है, लेकिन मैं हूं तो बीमार। डॉक्टर परेशान, इस व्यक्ति को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है, ये अपने बीमारी के बारे में हमको जानकारी नहीं दे रहा है, मैं शुरू कहां से करूं। भाई डॉक्टर को भी आखिर नतीजे पर पहुंचना होगा। तो यही हाल हमारे बेरोजगार साथियों का है। बेरोजगार साथियों को खुद ही पता नहीं कि बेरोजगारी इतनी विकट स्थिति में क्यों आ गई है। तो ये जो समस्या है, समस्या से भी बड़ी समस्या क्या है, जो समस्याग्रस्त है उनको समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने उन बिंदुओं पर ज्यादा अध्ययन किया कि आखिर है क्या, ये बेरोजगारी के मूल कारण क्या है, इतनी अधिक क्यों बढ़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोजगार के अवसरों का युक्तिकरण करने मात्र से ही 70% बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। केवल युक्तिकरण करने की जरूरत है, अवसरों के युक्तिकरण की आवश्यकता है। अब ये क्या है, मैं अभी आगे जो इन बातों को स्पष्ट कर रहा हूं, किसी को जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, मेरा यह आग्रह है। पूरी बातों को सुने और आप जितने भी हैं पर्याप्त हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति 1,000 लोगों तक मैसेज अगर पहुंचा दिया तो हमारा सम्यक अभियान सफल हो जाएगा। और सम्यक अभियान सफल नहीं होगा, आप सब सफल हो जाएंगे, हर परिवार में शांति आ जाएगी और युवा क्रांति से जुड़ जाएंगे। तो युवा साथियों, ये सम्यक अभियान की शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या कारण है कि अचानक मैं इस ओर बढ़ा। मैं इस पर दो ऐसे प्रसंग आए मेरे सामने जिनको रखना चाहता हूं। एक प्रसंग यह है, एक बार एक आईएएस अधिकारी मेरे पास आए, एक जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। मैं भी नहीं जानता कि वो पता नहीं किस कारण से मुझे गुरु मानने लगे। मेरे पास आते ही उन्होंने कहा साहब मैं फलाने जिले का कलेक्टर हूं और मैं आपको गुरु मानता हूं, और इसी कारण मैं आपको एक बड़े ही महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल करना चाहता हूं, आमंत्रित करने आया हूं। बोला भाई आखिर आयोजन क्या है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बाद ट्रेन लौट के आई है, वहां से स्टेशन से बस में एक गांव तक यात्री पहुंचाए जा रहे हैं, उसी जगह में एक सम्मेलन रखा हुआ है, हम वहां ले जाना चाहते हैं। आप अब तक 30 किताबें लिख चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी 31वीं किताब तीर्थ दर्शन कर लौटे उन बुजुर्गों के भावों पर केंद्रित होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसी योजनाओं से तो मेरा कोई वास्ता होता नहीं है, मैं इन योजनाओं को गलत मानता हूं, लेकिन आप जिद कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। बोले नहीं साहब आपको चलना ही पड़ेगा। अगर किसी ने गुरु मान लिया आपको तो गुरु शिष्य के सामने विवश हो जाता है, यही हाल मेरे साथ होता है। मैं उनके साथ चलने तैयार हो गया। वहां जाने के बाद में बहुत सारी भाषणबाजी हुई, नेताओं की लंबी चौड़ी बातें। मुझसे कहा गया कि आप भी 2 शब्द कहिए। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ भी कहने तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो भी बात बोली जा रही थी वो मुझे पसंद नहीं थी, विषय से हटके थी, और मुझे लगा ये तो भविष्य बनाने की बात नहीं, भविष्य पर विराम लगाने वाली बात है, और भविष्य पर विराम लगाने वाली बातों के मैं सहमत कैसे हो सकता हूँ। तो मैं बोलने से मना कर दिया। कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद एक वृद्ध दंपत्ति अपने घर की ओर जाने लगी। वृद्ध मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल के रहे होंगे। वो अपने घर की ओर जाने लगी, पति पत्नी दोनों। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला। कलेक्टर साहब सोचने लगे क्या हुआ सर, कहाँ जा रहे हैं, अकेले कैसे निकल पड़े। मेरे पीछे पीछे मेरे सहायक भी आने लगे, क्योंकि मेरे को आंखों से काफ़ी कम दिखता है, तो वो मेरे सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो भी आ रहे थे। कलेक्टर को लगा आखिर बात क्या है, जाके देखो तो भैया कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो तहसीलदार को मेरे पीछे लगा दिया उनने। मैं सामने सामने, मेरे पीछे सहायक, उनके पीछे तहसीलदार, और वो वृद्ध दंपत्ति हमारे सामने। घर आया उनका, उनके बेटे और बहू ने आरती उतारी, सामने रखी 2 4 5 कुर्सियां थी, वहां पर वो बैठ गए। मैं भी जाके वहां बैठ गया। कुछ देर तक, मुश्किल से 5 मिनट रुकने के बाद में बेटा अपने पिता से बोलता है, दादू प्रसाद देना। तो पिता चुप, कुछ भी ना बोले। फिर उनने पुनः पलट के बोला, दादू प्रसाद देना। तो पिता बोलते हैं, हाँ
देता हूं। अजीबोगरीब तरीके से अकड़ने लगे वो। उनके हाव भाव देख के मुझे आश्चर्य लगा, हो क्या गया भाई यहां? रुके नहीं, बोलते रहे, हाँ देता हूं, प्रसाद देता हूं। अब वही तो बचा है, अब ये प्रसाद मांग रहा है, थोड़ी देर के बाद पैसा मांगेगा, फलानी जगह नौकरी लगती बोलेगा, ठिकानी जगह नौकरी लगती बोलेगा, पैसा दो। अरे 5 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ बेच चुका हूं, अब क्या बेचूं? अपने आप को बेचूं? अरे निकम्मे, तेरे भरोसे रहता तो क्या खाक तीर्थ यात्रा पर जाता। भला हो उस श्रवण कुमार का जो मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जा लिया। अब तो मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई शिकायत किसी से नहीं रहेगी, होगी तीर्थ यात्रा। वह बच्चा युवा 28 से 30 साल का इन बातों को सुन रहा था, बेचैन होने लगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यदि पिता पुत्र दो ही आपस में बात करे तो पिता ने कुछ पटांग बोल दिया तो बेटा सहन कर लेगा, चुपचाप किनारे चले जाएगा, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता, या वो भी 1-2 जवाब दे देगा, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, आदि आदि। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो, जैसे कि आप लोगों के घर में भी कभी कभी होता है कि पिता बेटे को डांट रहा है तो वो देखता नहीं कि और कोई बैठे हैं, वो डांटने लगे तो वो बेटा जो है अवसाद की स्थिति में आ जाता है, बड़ी बुरा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर में। तो यही हाल हुआ, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और वो एकदम हिलने से लगा, पसीना पसीना होने लगा। ये किस टाइप की बीमारी होती है डॉक्टर वर्मा जी भली भांति जानते हैं। उसे पसीना आने लगा, कपकपाने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का गिर न जाए। मैं खड़ा हुआ, उसे गले लगाया, मैंने बोला बेटा क्या हो गया, परेशान मत हो। वो चुप, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और दरअसल मेरी भी आवाज निकलना बंद हो गई, क्योंकि मेरे भी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। मैंने बेटे को धैर्य बंधाया, उधर देखा दूसरी तरफ बहू खड़ी थी, वो भी रो रही थी। मैंने उनकी बहू को भी बुलाया पास में, बैठा मैंने उस बुजुर्ग से कहा, वाह क्या खेल है आपका। बच्चा जब पैदा हुआ हो तो खुशी मनाए होंगे, बच्चा जब बड़ा हो गया तो पढ़ाने, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, पढ़ाई के लिए सब कुछ संसाधन जुटाने लगे। कॉलेज में पढ़ता रहा तो बड़े गर्व से बोलते लगे कि नहीं मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। और अब बेटे की शादी की है तो वही लंबी चौड़ी बातें आप करते रहे। और अब जब बेटा नौकरी नहीं लग रहा है, परेशान हो गया है थोड़ा बहुत कुछ कारणों से, जब वो परेशान है, जब आपके सहयोग की उसे जरूरत है तो आप बेटे को उठपटांग बोलने से नहीं चूक रहे हैं, बेटे को ताने मार रहे हैं। आखिर उस बेटे पर क्या बीत रही है आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई आपने तो कह दिया वो तो श्रवण कुमार है जिसने तीर्थ यात्रा पर ले जा लिया और ये निकम्मा है, लेकिन जो श्रवण कुमार बन बैठा है उसने आपके साथ क्या किया आपको पता है? उसकी अकड़ बहुत जल्दी ठीक तो नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी पत्नी यानी बेटे की माँ बहुत ज्यादा ये दर्द सहन नहीं कर पाती, वो भी रोने लगी। बाद में उनको भी समझ में आया कि क्या गलती हुई है। मैंने कहा जो श्रवण कुमार बन बैठा है, यदि वो इस लड़के की नौकरी का इंतजाम कर देता तो इसको निकम्मे का किताब नहीं मिलता। यदि इसको नौकरी मिल जाती तो ये आप लोगों को खुद तीर्थ यात्रा पे ले जा लेता, और यदि तीर्थ यात्रा पे नहीं भी ले जा पाता तो अपने घर को ही तीर्थ बना देता। तो युवा साथियों, ये बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत आसान नहीं है। और एक लेखक तो भावनाओं में बहता है। मैं बहुत ही ज्यादा उद्वेलित हो उठा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, परेशानी मेरी कई दिन तक बनी रही। उसके बाद एक और घटना सामने आ गई। एक 30-32 साल का युवक मेरे से मिलने आया। यूं तो मिलने हर दिन काफी लोग आते हैं। वो आया, आने के बाद मैंने इशारा किया बैठो। बोले कि सर मैं आपका काफी नाम सुनने के बाद आपके पास आया हूं। बोला ठीक है बताइए कैसे आना हुआ। बोले मैं क्या बताऊं? अरे क्या बताइए तो। और वो रोने लगा और रोते रोते बोल उठा, सर मैं असली में आत्महत्या करना चाहता हूं। मैं बहुत बेचैन हो जाता हूं जब मेरे सामने कोई इतने परेशान आते हैं। मैं उठा, अपने हाथ में मैंने गिलास लिया, उस लड़के के पास गया, बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, बता मेरे को।
लड़का कुछ न बोल पाया, आंसू निरंतर बह रहे थे। मैंने बोला पानी पी, बड़े मुश्किल से उसे पानी पिलाया। बोला अब ये नहीं बोल पा रहा है ज़्यादा, उसके पीठ पे हाथ रखा, उसे अपने बगल में बैठा ला। बोला अब बता बेटा क्या हो गया, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो जरूर करूंगा तेरे लिए, तू बता और कौन है, क्या परिचय है तुम्हारा। उसने बताया मैं रीवा का रहने वाला हूं मूलतः, और विद्युत मंडल में केपीओ के पद पर कार्यरत हूं। मैंने कहा ये केपीओ क्या होता है, मैंने एसडीओ तो बहुत सुना, केपीओ सुना ही नहीं अभी तक की। तो उन्होंने बोला साहब केपीओ का मतलब की पॉइंट ऑपरेटर होता है। तो बोला ठीक है, नौकरी तो कर रहे हैं आप, फिर क्या समस्या हो गई। बोले सर यही तो बड़ी बात है, ये काहे की नौकरी है। तो मैंने बोला क्या हो गया। बोले मैं आउटसोर्सिंग से लगा हूं। बोला अच्छा तो क्या हुआ, इससे क्या दिक्कत है। बोले साहब मैं पूरी बात बताना चाहता हूं आपको। बोला बताइए। दरअसल रीवा जिले का एक व्यक्ति जो अभी बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है, विधायक बनने के बाद में मंत्री भी बनते हैं और एक और बहुत बड़ा पद होता है, उस पद पर बैठा है। उसके पीए के पास मैं गया था, नौकरी की बात करके उनके पास गया था, उनने पीए को इशारा कर दिया और पीए ने 5 लाख रुपए मांगा और आउटसोर्सिंग कंपनी, ये कंसल्टेंसी कंपनी के पास भेजा। कंसल्टेंसी कंपनी ने भी मुझसे 42,000 रुपए कंसल्टेंसी फीस ले ली और ये विद्युत मंडल में यहाँ मुझे नौकरी मिली है आउटसोर्सिंग के तहत। मैं विद्युत मंडल का एम्प्लॉय नहीं हूँ, विद्युत मंडल के काम पूरे करता हूँ, लेकिन KSK नामक एक कंपनी है आउटसोर्सिंग की, उस KSK नामक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक ड्यूटी करता रहता हूँ। 14 घंटे जो वेतन देने की बात की गई थी उसके स्थान पर मात्र मुझे 8,000 रुपए महीना मिल रहा है, केवल 8,000 रुपया। वहां पहले नौकरी वाले ने पहले नौकरी लगाने वाले तक पहुंचाने वाले ने दलाली लिया 5 लाख, फिर नौकरी लगाने वाले ने दलाली लिया 42,000, फिर जहां नौकरी लगा तो वहां वेतन में से दलाली शुरू हो गई। अब मेरी स्थिति दूसरी क्यों है। मेरे को जैसे ही केपीओ के पद पर नौकरी मिली, मेरे माता पिता ने निर्णय लिया कि इसकी शादी करा दी जाए। लड़की वाले आने लगे, अच्छी लड़की चाहिए, एमबीए वगैरह हो। मैं तो इंजीनियरिंग तो पढ़ा हूं, इंजीनियर हूं। तो उनने, मेरा बेटा इंजीनियर है, केपीओ है विद्युत मंडल में, ये बताना शुरू कर दिया। शादी तय होने लगी, तरह तरह के रिश्ते कहाँ कहाँ के आने लगे। अच्छी लड़की चाहिए, अच्छे परिवार की लड़की चाहिए, तो एक एमबीए पढ़ी लिखी लड़की भी मिल गई। अब मेरे पिता ने लड़की वालों से बोलने के लिए कहा कि बेटा बोल देना मेरे को 46,000 रुपये महीना मिल रहा है, 46,000। बोला 46,000 रुपये महीना वेतन मिल रहा है, बोलना नहीं तो रिश्ता नहीं जमेगा। मैं भी कुछ समझ नहीं पाया उस समय, मैंने सोचा पिता कर रहे हैं तो मेरे हित में कर रहे होंगे, मैंने बोल दिया कि मुझे 46,000 रुपये महीना मिल रहा है। शादी तय हो गई। शादी में ढेर सारा दहेज मिला, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान मिले, सब फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सब चीजें मिल गई और उसके अलावा एक कार भी मिल गई। अब शादी होने के बाद पत्नी को लाना था, जहां मैं रहता था मात्र 2,000 रुपए का एक कमरा था, बड़ी कठिनाई थी, वहां कैसे लाता, और वो सामान नहीं आता, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कमरा लिया, वो 4,500 रुपये महीने का मिला। अब मेरे पास बचना था महीने के 3,500, लेकिन बिजली बिल कम से कम भी आता तो 500 आता, तो 5,000 हो गया, 3,000 में मैं कैसे घर चलाता। लेकिन शादी के टाइम में कुछ पैसा होता है हमारे यहाँ, नेक दस्तूर का आते रहता है, वो सब पैसा मैंने रखा हुआ था। तो उस पैसे के भरोसे गाड़ी पहले अच्छी चलने लगी, पत्नी को भी बीच बीच में घुमाने ले जाने लगा, लेकिन वेतन के भरोसे नहीं, उस पैसे के भरोसे। कभी कभी पत्नी बोलती है जो आपके पास पैसा मिला हुआ है वो पैसा कहाँ है, तो बोले मैंने बैंक में रख दिया है। अब वो सब पैसा खत्म हो गया मेरे पास से। अब नई समस्या खड़ी हो गई। पत्नी बोलती है इनको 46,000 रुपए महीने की वेतन मिल रही है और इनने शादी क्यों किया, 1 रुपया मेरे पर नहीं लगाते। माँ बाप ने गाड़ी दिया, गाड़ी पर घुमाने नहीं ले जाते, सारा का सारा पैसा माँ बाप को दे देते हैं। अरे जब माँ बाप को ही पैसा देना था तो मुझसे शादी क्यों किया। पत्नी रोज उलाहना दे रही है। इधर माँ बाप भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पिताजी बार बार फोन करते हैं, अरे हरामखोर निकम्मे, मैंने तेरे को इंजीनियरिंग तक पढ़ाया, शादी भी किया तो एमबीए पढ़ी हुई लड़की से, सारा कुछ तेरे लिए किया, तू तो बीबी का गुलाम हो गया। अरे कम से कम 2-4 हजार रुपए तो महीने का देता। तो रोज उनके फोन आते हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। पत्नी
रोज उड़ाने देती है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ताने 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 सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूं। अब आखिर करूं तो क्या करूं? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे लगता है आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता मुझे मिलने वाला भी नहीं। बहुत परेशान होने लगा। बात करते करते ऐसा लगा कि अब चक्कर खा के गिर जाएगा। तब मैंने डॉक्टर जीसी गौतम है भोपाल में, उनके पास भेजा बात करके, थोड़ा सा लड़के का इलाज विलाज करिए, बाकी जो भी समस्या हो देखेंगे। डॉक्टर साहब ने सब कुछ चेक किया, बोले सब ठीक है साहब, इसको असली परेशानी क्या है, डिप्रेशन में आ गया है लड़का। डिप्रेशन में क्यों आया है? क्योंकि इसको नौकरी नहीं है, और जो नौकरी है उस नौकरी के भरोसे परिवार नहीं चल सकता। माता पिता ने झूठ बोलने को बोल दिया, झूठ बोल दिया है। अब इसको आगे खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए परेशान हो गया है। इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका इलाज नौकरी में ही निहित है। तो ऐसी बीमारी, ऐसी परेशानी के शिकार काफी लोग हैं। सारे युवा जो गांव के होंगे वो जानते हैं किस तरीके से कंसल्टेंसी कंपनी वाले उनसे संपर्क करते हैं नौकरियों के लिए। फिर नौकरी को जब आवेदन करते हैं तो किस तरीके से 3 महीने की वेतन के बराबर की राशि कंसल्टेंसी फीस के रूप में ले ली जाती है। और जिस कंपनी में नौकरी करने जाते हैं वो उस कंपनी के एम्प्लॉय न होकर के किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के एम्प्लॉय कैसे होते हैं और क्या बीत रही है उन पर। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर उल्लेख करने जाऊं तो पूरा दिन बीत जाएगा। ये किताब मैं लिख सकता हूं इस पर, बड़ी दर्द भरी किताब होगी। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद में मैंने सोचा इसका निराकरण क्या है। मुझे भी निराकरण समझ में नहीं आ रहा था। आखिर है क्या, कैसे किया जाए? इतने सारे लोगों को तो सरकार नौकरी दे नहीं सकती। अच्छा, प्राइवेट में भी इतने सारे लोग कैसी नौकरी मिले, क्या होगा? आखिर नौकरियां क्यों नहीं निकल रही है? क्यों रिटायर हो रहे होंगे तो उनके स्थान पर भी तो नौकरियां लग सकती है, वो भी क्यों नहीं हो रही है? मैंने खूब चिंतन करना शुरू किया, युवाओं के बीच गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में गया, कोचिंग सेंटर्स में गया, खूब अध्ययन करना शुरू किया, निजी उद्योगों में गया, शासकीय विभागों में गया। तो मेरे सामने 5 ऐसे मुद्दे आए जिन पर काम करने की जरूरत मुझे महसूस हुई। और यदि उस पर सही ढंग से काम किया गया तो इस मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं केवल मैं, तो इस मध्य प्रदेश से 70% बेरोजगारी मात्र 5-7 महीने में ही खत्म हो जाएगी। तो आखिर वो मुद्दे क्या हैं? मैं उन्हें आपके सामने अक्षरशः रख रहा हूं। बड़े धैर्य से सुनिएगा, मनन कीजिएगा, और केवल मनन अपने तक सीमित मत रखिएगा, उसे अपने साथियों तक बढ़ाइए, युवाओं तक बढ़ाइए, पढ़ने वाले लड़कों तक बढ़ाइए। जब उनको समझ में आएगी कि बात क्या हुई, कहाँ धोखा हुआ है, तो निश्चित रूप से वे अपने सफलता का मार्ग खुद ही ढूंढ लेंगे।